हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड है। उसका सिलेबस देखते हैं अपन पहले। पेपर थर्ड है, उसका नाम है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया है सिलेबस, इसके इस बुक में भी क्या है, 3 सेक्शन है, जिसमें से आपको फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर अप्लाइड जूलॉजी पढ़ना है, सेकेंड सेक्शन इथोलॉजी का है और थर्ड सेक्शन है वो बायो स्टैटिस्टिक्स का है। तो सेक्शन ए है इसके अंदर अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी है, उसके अंदर आपको स्टडी करनी है वर्मी कल्चर कि किस तरह से वर्मी कल्चर किया जाता है, क्या प्रोसेस है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी प्रोसेस पढ़नी है। सेकेंड इसके अंदर सेरिकल्चर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, लैग कल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एपीकल्चर, प्रोन कल्चर और पोल्ट्री कीपिंग के बारे में पढ़ना है। दूसरा इसी के अंदर पोर्शन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जितने भी हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पढ़नी है, जिसमें प्रोटोजोआ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कोरल्स एंड कोरल रीफ्स जो सिलेंट्रेट से रिलेटेड है, हेलमेंथीज जिसके अंदर प्लेटी हेलमेंथीज और एस्के हेलमेंथीज है, इनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके बारे में स्टडी करनी है। आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर इंसेक्ट है, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उनका मैनेजमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट इसके अंदर है मोलस्क है, इसके अंदर आपको देखना है कि पर्ल कल्चर है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये इसका फर्स्ट सेक्शन है अप्लाइड जूलॉजी का। नेक्स्ट अपने इसके अंदर सेकंड सेक्शन है सेक्शन बी, जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे, इथोलॉजी की या एनिमल बिहेवियर की। इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इथोलॉजी के बारे में हिस्ट्री। सेकेंड इसके अंदर कंसेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी, जिसके अंदर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या एफएपी, साइन स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, मोटिवेशन, इम्प्रिंटिंग और लर्निंग के बारे में अपने को पढ़ना है। थर्ड इसके अंदर है फिरोमोन्स और इनका अलार्म स्प्रेडिंग के अंदर क्या रोल है, ये पढ़ना है। फोर्थ इसके अंदर है सोसाइटीज, जिसके अंदर अपने को स्पेशली हनीबी और डियर है, इनकी सोसाइटीज के बारे में पढ़ना है, इनकी सोसाइटीज हैं उनके कैरेक्टर क्या होते हैं और क्या उनके एडवांटेज है। फिफ्थ इसके अंदर है बायोलॉजिकल रिथम्स एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स और सिक्स्थ है मेथड्स ऑफ स्टडीइंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए अपने कौन से मेथड्स यूज में लेते हैं। तो ये सारे के सारे अपने को किस पार्ट में पढ़ने हैं, इसके सेक्शन बी वाले पार्ट में पढ़ना है। तो सेकेंड सेक्शन के बाद में नेक्स्ट इसका है थर्ड सेक्शन सी, जो है बायोस्टैटिस्टिक्स का। इसके अंतर्गत अपने को स्टेट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टेट की स्टडी करनी है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। थर्ड इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। फोर्थ है इसके अंदर ग्राफिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, की किस तरह से डाटा का ग्राफिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मीन, मोड, मीडियन और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और उनका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। लास्ट इसमें अपने को करनी है हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव और स्टूडेंट्स टी टेस्ट। तो ये थर्ड सेक्शन है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पेपर थर्ड का। तो ये तो सिलेबस है बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड का। आज अपन इसके अंदर करेंगे फर्स्ट मीन। मीन होता क्या है, मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कितनी सीरीज होती हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके से किस तरह से अपन मीन को कैलकुलेट करेंगे। अपन थर्ड सेक्शन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोस्टेट वाले से। तो बायोस्टेट में अपन मीन करेंगे, तो मीन करने से पहले अपन देखते हैं कि बायोस्टैटिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसमें फर्स्ट है स्टैटिक्स या सांख्यिकी, मैथ से रिलेटेड है स्टैटिक
स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जो गणना एवं माप से संबंधित हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जो गणना एवं माप से रिलेटेड है वो क्या कहलाती है, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। सेकंड अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कि मैथ्स की एक ब्रांच जो न्यूमेरिकल डाटा है उनका कलेक्शन करती है, उनका एनालिसिस करती है, उनका इंटरप्रिटेशन करती है और उनका प्रेजेंटेशन करती है, उस ब्रांच को अपन क्या कह देंगे, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। अब अपने को क्या पढ़ना है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो अपने को स्टैटिक्स है किससे रिलेट करनी है, बायो से रिलेट करनी है। तो अपन इसको क्या कह देंगे, बायो स्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी। तो जहां पे जीव से रिलेटेड अपन सांख्यिकी की स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगी बायो स्टैटिस्टिक्स। जैसे किसी जीव कौन से हो सकते हैं, या तो प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर एल्गी, फंजाई, जो भी हैं, जितने भी जीव ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में अपने को उनसे संबंधित सांख्यिकी के अध्ययन को अपन क्या कह देंगे, बायो स्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी। या फिर अपन इसकी अदर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, जैविक समस्याओं या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने में स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अनुप्रयोग को अपन क्या कह देंगे, बायो स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो डेफिनेशन हो गई बायो स्टेट की। नेक्स्ट बायोस्टेट है, इसकी और डेफिनेशन क्या होती है, बायोस्टैटिक्स क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स टू बायोलॉजिकल एंड न्यूमेरिकल डाटा। कि स्टैटिक्स है उसका यूज किस में करें, बायोलॉजिकल और मेडिकल डाटा के अंदर उसका यूज करें। या फिर अभी मैंने बताई थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज किया जाए तो वो क्या हो जाती है, बायो स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या जैविक समस्याएं कौन कौन सी होंगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर और बायोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो बायोस्टैटिस्टिक्स है इसको जैविक सांख्यिकी या बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री भी कहा जाता है। तो ये सारी डेफिनेशन हो गई बायो स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, डाटा या आंकड़े क्या होते हैं। डाटा या आंकड़े। डाटा आर इंफॉर्मेशन यूजुअली न्यूमेरिकल that collected through observation। तो डाटास क्या है, एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा जो डाटास हैं मेजर्ड किए जा सकते हैं, कलेक्टेड किए जा सकते हैं और एनालाइज्ड किए जा सकते हैं। डाटा आर मेजर्ड, कलेक्टेड, reported and analyzed whereupon it can be visualized using graphs, tables and other
एनालिटिकल टूल्स। तो डाटास क्या है, मेजर किए जा सकते हैं, कलेक्ट किए जा सकते हैं, रिपोर्ट किए जा सकते हैं, एनालाइज भी किए जा सकते हैं और इनको विजुअलाइज भी किया जा सकता है। किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू, इमेज के थ्रू और अदर एनालिटिकल टूल्स के थ्रू। और जो डाटा है ये इट इज बेस ऑफ बायोस्टेट, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं बायोस्टेटिस्टिक्स के। जैसे अपन देखें एग्जाम्पल की डाटा अपन कहेंगे किसको, कि कोई स्टूडेंट है, उनका अपन ने वेट किया, तो वेट किया, मान लो कि अपन ने एक स्टूडेंट का वेट किया, वन स्टूडेंट्स वेट कितना हो गया, 55 kg है। मान लो कि अपन ने 5 स्टूडेंट्स का वेट किया, तो उनका वेट कितना आया, 60 आया, 65, किसी का 50, किसी का 70, किसी का 75 kg। अब मान लो कि अपन सिर्फ क्या है, एक स्टूडेंट का वेट दर्शा रहे हैं, कि एक ही अपन आंकड़ा दर्शा रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आंकड़ा या डेटम। सिर्फ एक संख्या अपन ने दिखाई है, तो उस सिंगल को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आंकड़ा या डेटम। और अपने को बहुत सारे डाटा शो करने हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, डाटा या आंकड़े। आंकड़े भी बोल सकते हैं इनको, समंक भी इनको हिंदी में कहा जाता है। तो डाटा क्या हो गए, डाटा आर इंफॉर्मेशन यूजुअली न्यूमेरिकल दैट कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा जो डाटा है इनको मेजर भी किया जा सकता है, कलेक्ट भी किया जाता है, रिपोर्ट भी कर सकते हैं और एनालाइज भी इनको कर सकते हैं। और इनको विजुअलाइज कर सकते हैं किसके थ्रू, ग्राफ, इमेज, टेबल और अदर एनालिटिकल टूल्स के थ्रू। और ये क्या है, बेस होती हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के। तो इसका सिंगुलर वर्ड क्या हो गया, डेटम, और इसका प्लूरल क्या हो गया, डाटा या आंकड़े। मीन, मीन या माध्य, या अपन इसको बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन या एवरेज, समांतर माध्य या औसत। तो एवरेज है, अपन छोटी क्लासों से निकालते आए हैं कि अब मैथ्स में अपने होती है कि किस तरह से एवरेज या मीन निकाला जाता है। तो मीन या इसको अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, या इसको एवरेज भी कह सकते हैं। मध्य या समांतर मध्य या औसत। तो मान लो कि अपने को बहुत सारी वैल्यू दी गई हुई है, बहुत सारी वैल्यू दी गई है, उन वैल्यू का अपने को क्या निकालना है, मीन या माध्य। तो मान लो कि 10 वैल्यू अपने को दे गई है, तो माध्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उन 10 जो वैल्यू है उनकी जो संख्या उनको सम करेंगे, और टोटल वैल्यू, टोटल आइटम कितने अपने 10 है, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना क्या आ जाता है, मीन। तो मीन इज इक्वल सम ऑफ टोटल वैल्यूज, सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने आइटम है, उनकी टोटल संख्या और उन आइटम की वैल्यूज कितनी है, उन सब का सम। या फिर अपन इसको कह सकते हैं विभिन्न पदों के मानों का योग।
अपॉन कुल पदों की संख्या। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने मीन निकालने का। मीन है, इसको अपन किससे शो करते हैं? मीन को x बार से प्रदर्शित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे मीन है, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? x बार से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मीन है, जैसे ये तो मैंने सिंपल आपको बताया कि मीन होता क्या है। तो क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट वैल्यू है या जितने भी पद दिए हैं उनके मानों का योग है, उसको डिवाइड कर देते हैं अपन कुल पदों की संख्या से। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया मीन निकालने का। अब अपने को मीन निकालना है, वो 3 सीरीज के अंदर अलग अलग निकालना है। तो 3 सीरीज होती हैं, एक तो इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज। तो पहले अपन देखते हैं कि किसको अपन इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे, किसको डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे और किसको कंटिन्यूअस सीरीज कहेंगे। तो अपने को पहले इसके अंदर अपन देखेंगे। तो पहले अपन इसमें देखते हैं कि 3 टाइप्स की सीरीज है वो कौन कौन सी होती हैं। तो 3 टाइप्स की सीरीज कौन कौन सी होंगी? इंडिविजुअल सीरीज या इसको व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज या इसको असतत या खंडित श्रेणी भी कहते हैं, और थर्ड है इसमें कंटिन्यूअस सीरीज या इसको सतत या अखंडित श्रेणी भी कहेंगे। फर्स्ट इसके अंदर है इंडिविजुअल सीरीज, ऐसी सीरीज जिनके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो एक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। फ्रीक्वेंसी सेम होती है या फिर अपन कह सकते हैं कि वन फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पे अपन ने ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक सिंगल सीरीज दी हुई है ऑब्जर्वेशन की, साथ में इनके फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं दी गई है। तो इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम हो गई, 1 है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 1, 2 की भी 1, 3 की भी 1, 4 की भी 1, 5 की भी 1, 6, 7 और 8 की भी 1। तो ऐसी सीरीज जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होती है। जितने भी डाटा होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वो सीरीज क्या कहलाती है? इंडिविजुअल या व्यक्तिगत श्रेणी। सेकेंड इसके अंदर है डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी। इसके अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनके अंदर क्या है? एक टेबल फॉर्म में वो ऑब्जर्वेशन रहेंगे और सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है उनके सामने उसकी क्या दी हुई रहेगी? फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी। और जितने भी और ऑब्जर्वेशन होंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? सेम नहीं होती है। जैसे कि अपन देखें, मान लो कि हाइट दे रखी है किसी क्लास के स्टूडेंट्स की 165 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्या हो गई? हाइट हो गई। 160, 170, 155 और 150 ये हाइट दे रखी है। दूसरी क्या है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है साथ में कि 165 वाले हाइट वाले कितने हैं? 4 स्टूडेंट हैं, 160 वाले 5 हैं, 170 के 2 हैं, 155 के 4 हैं और 150 के 3 हैं। तो ये क्या हो गई? इनकी फ्रीक्वेंसी। और ये ऑब्जर्वेशन हो गया जिसमें फ्रीक्वेंसी साथ में दी हुई रहती है। तो डिस्क्रीट सीरीज है, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है उनकी लिस्ट होगी, उसके साथ में क्या दी हुई रहती है? उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई रहती है। और ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम नहीं होगी। तो वो सीरीज क्या हो गई? डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड इसके अंदर है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसके अंदर क्या है? टेबल फॉर्म में डाटा रहते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन रहेगा, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी रहती है। लेकिन इसमें क्या ऐड रहता है? क्लास इंटरवल ऐड हो जाता है कि कंटिन्यूअस दिए हुए रहते हैं, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to
40, 40 to 50, और साथ में इसमें क्या दी हुई रहती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी। मान लो कि ये किसी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स हैं कि 10 to 20 के बीच वाले कितने हैं, 20 to 30 वाले कितने हैं, 30 to 40 वाले कितने हैं, और 40 to 50 वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो ये क्या हो गया, एक क्लास इंटरवल हो गया। कितने का है इसमें वर्ग अंतराल, 10। तो इस तरह की जो सीरीज होंगी वो सीरीज कौन सी होंगी, कंटिन्यूअस सीरीज होती हैं। और इनके अंदर भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर ऑब्जर्वेशन की अलग अलग होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें एक सीरीज के रूप में या लाइन के रूप में पूरे डाटा रहेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। डिस्क्रीट है, इसके अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा दिए हुए रहते हैं और हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। और कंटिन्यूअस नहीं होता है इनके अंदर, डिसकंटिन्यूअस ये होते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज है, इसके अंदर क्लास इंटरवल प्रेजेंट रहेगा और जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो क्या है, कंटिन्यूअस होते हैं। और इनके अंदर भी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या, सेम नहीं होती है। तो आज अपन फर्स्ट इसमें मीन अपने को करना है किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। तो कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, व्यष्टिगत श्रेणी में अपन किस तरह से मीन का कैलकुलेशन करेंगे ये देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब सीरीज में अपने को मीन का कैलकुलेशन करना है तो इसके अंदर भी क्या है, दो मेथड है अपने को यूज में लेने हैं। एक है, फर्स्ट अपन करेंगे अपन डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। तो डायरेक्ट मेथड है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन को अपन किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो जितने भी सीरीज में डाटा हैं उन सब का सम उन सब के मानों का सम कर दिया अपन ने और डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल जितने डाटा है। तो यहाँ पे या फिर अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे एक्स बार क्या है, मीन, सिग्मा एक्स है सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, और एन क्या है, टोटल आइटम्स। तो ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार मीन हो गया, सिग्मा एक्स है जितने भी आइटम दिए हुए हैं उनकी वैल्यू का टोटल, और एन हो गया जितने भी आइटम हैं उनकी टोटल कितनी संख्या है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।